प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं प्रश्न बंक। इतिहास विषय का क्लास अपनी 12th होगी और क्वेश्चन बंक होंगे ये। और क्वेश्चन बंक का मतलब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रश्नों का क्या है, बंक है। कौन से प्रश्न? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको विभाग द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और ये मेरे द्वारा आप समय से पहले, एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी कर सकें। अपना कोई भी प्रश्न है जो भी आपके डाउट में हो आप क्लियर कर सकें और अच्छे मार्क्स हैं वो आप ला सकें। तो 100 में से 100 मार्क्स लाने का हम प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अब तक भी इतिहास विषय को नहीं पढ़ा या किसी कारण से नहीं पढ़ पाए और अभी आपको डर लग रहा हो कि पता नहीं मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं, कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, तो मेरे साथ आप थोड़े देर के लिए धैर्य से डटे रहें और अपने जो कहने का मतलब अपनी जो स्टडी है उसको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर ईंट, मन के और अस्थियाँ हैं। दूसरा हमारा किसान, राजा, किसान और नगर है। तीसरा बंधुत्व, जाति और वर्ग है। विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। फिर यात्रियों के नजरिए हैं। फिर भक्ति, सूफी परंपरा है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर है। किसान, जमींदार और राज्य है। उपनिवेशवाद और देहात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं बता दूं आपको, शेखावाटी मिशन 100 आपको पूरी तरह से इतिहास विषय का करवाया जा चुका है और उसमें आपको बताया गया है कि किस में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और कहाँ से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। ये भी पूरी तरह से शेखावाटी मिशन, जो कि एक ऑथेंटिक विभागीय टीम द्वारा, लेक्चरर्स द्वारा तैयार किया जाता है, वहाँ कोई भी डाउट नहीं है। आपका 100 में से 100 लाने का प्रयास शेखावाटी मिशन 100 या कहें कि उसकी एक ऐतिहासिक पहल है ताकि आप परीक्षा परिणाम को उन्नयन कर सकें। विद्रोही और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, 12 चैप्टर हैं अपने। फिर अपने मानचित्र संबंधी प्रश्न है। 2 मॉडल पेपर लास्ट में हैं आपके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो कि शिक्षा विभाग द्वारा आपको उपलब्ध करवाई गई है ताकि आप अपने रिजल्ट को, अपने समय का सदुपयोग करते हुए इधर उधर के प्रश्नों को नहीं पढ़कर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़कर अपने समय को बचाकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर पूरे मार्क्स लाने का प्रयास कर सकें। पहला अपना प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है? तो ये आपको पता है, मोहर है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? कौन से वैज्ञानिक हैं वो? अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। चौहंदड़ो किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता ही है, मन के बनाने के लिए। एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, कहाँ से प्राप्त हुई है ये? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? हाँ, इस क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं 5 का। एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वह ऑप्शन अपना सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी का एक स्थल था जो क्या बनाता था? मन के का ऊपर भी आया है, तो ये था चौहंदड़ो। हड़प्पाई लिपि में लिखा गया सूचना पट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ सूचना पट। विशाल स्नानागार, बड़े बड़े स्नान करने के लिए एक मकान नुमा जगह होती थी, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसका सामान्यतः उपयोग किस में होता था? तो स्नान करने के लिए ही होगा। तो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया के लेख में उल्लेखित मलुहा किस स्थल को
कहा गया था? तो ये कहा था हड़प्पाई क्षेत्र को। तो इसमें हुआ हड़प्पाई क्षेत्र। पिलमुन के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो बहरीन। रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे फिर आपके लिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रिक्त स्थान वाले होंगे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 2 के चैप्टर में कौन से प्रश्न बनेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा जो राजनीतिक केंद्र था वो कौन सा था? तो प्रश्न अपना क्या है? मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? प्रिंसेप। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। क्योंकि हम थोड़ा फास्ट करेंगे, समय कम है और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप कर सकें इसके लिए किस शासक के लिए देवनाम प्रिय उपाधि, कौन सी उपाधि? देवनाम प्रिय किसको दी गई थी? अशोक को। अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों में प्राप्त हुए हैं? तो प्राकृत अभिलेख में। धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म में महामात्र की नियुक्ति की जाती थी अशोक के समय। कौन किसकी? धर्म में महामात्र की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन, उनके द्वारा की गई। प्राचीनतम अभिलेख कौन सी लिपि में हुआ करते थे? तो प्राकृत लिपि में। इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आप देख लें, जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे और शब्द सीमा भी इनका जो आंसर देने की है वो कम है। 3 के चैप्टर से हमारे प्रश्न बनेंगे वो हैं पृथवंशिका, यानी जो पिता के वंश से चले। पृथवंशिका में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना जाता था? कन्या को शिक्षा दिलाना, पुत्री की देखभाल करना, या कन्यादान करना, या पुत्र का विवाह? तो कन्यादान करना। महाभारत की मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत। महाभारत के सुलोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपने। महाभारत की मूल जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। महाभारत के जो समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किया है वो V.S. सुथांकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति दी गई है? 8, ये भी मोस्ट है। वर्तमान महाभारत के श्लोक हैं 1 लाख से अधिक। अब हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। पहला जो रिक्त स्थान है वो कह रहा है कि भगवत गीता महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, यानी भगवत गीता में वो ही कुछ लिखा हुआ है जो महाभारत जो युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था। तो भगवत गीता आएगा यहाँ पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकतर जो राजवंश प्रणाली थी वो कौन सी थी? पृथवंशिका, यानी पिता के नाम से ही वंश है वो आगे चलता था। चांडालों में कर्तव्यों की सूची। गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता? बहिर्विवाह। कौन से राजवंश के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? 8 का क्वेश्चन है कि चांडालों के कर्तव्यों की सूची हमें कहाँ से मिलती है? तो मनु स्मृति में। मनु स्मृति में चंडालों के कर्तव्य बताए गए कि चंडालों को क्या करना चाहिए। उनको गांव से बाहर रहना चाहिए, ये करना चाहिए। चंडालों के कर्तव्य भी मोस्ट हैं, वो भी देख लें आप। यहाँ पूछा गया कि चंडालों के कर्तव्यों की सूची कहाँ मिलती है? मनु स्मृति में। गोत्र से बाहर विवाह बहिर्विवाह कहलाता था। और ये कौन सा राजवंश है जिसमें माता के नाम से गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश जो है
नेक्स्ट अपना चैप्टर है और इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। महावीर स्वामी के से पहले महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, तो इससे पहले कितने तीर्थकर हो चुके? सरल ही प्रश्न है, 23 हो चुके। अमरावती स्तूप की रचना 1796 में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें होता था? सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? त्रिपिटक की रचना कब हुई? तो महात्मा बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था उसके पश्चात त्रिपिटकों की रचना हुई थी। ज़्यादातर बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा? पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ। और जन्म हमने देख ही लिया, लुम्बिनी। जैन धर्म के महापुरुष क्या कहलाते थे? और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। सांची के स्तूप को कौन से शासकों ने संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म के जो महापुरुष होते थे उनको तीर्थकर कहा जाता था। तीर्थकर, क्योंकि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? टोटल 24। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली महिला को देख ही लिया हमने। सांची के स्तूप को भोपाल के शासकों ने संरक्षण दिया था। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भोपाल के शासकों ने इसे संरक्षण दिया था। इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो इनमें से सलीम चिश्ती हैं, मोइनुद्दीन हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट प्रश्नों में से है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा? निजामुद्दीन औलिया। किस निम्न में से सगुण भक्ति के संत, जैसे कबीर हैं, नानक हैं, निम्बार्क हैं और दादू हैं, सगुण भक्ति, तो कबीर, नानक और दादू ये तो निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं, तो सगुण हो गए निम्बार्क। मीराबाई का जन्म स्थल कहाँ पे है? उड़की, राजस्थान में। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में। किस चोल शासक ने संत कवि अय्यार सबदर और सूरदार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? वो कौन थे? प्रांतक प्रथम। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुरीद कहा जाता था। कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन है? वासवन्ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगकोड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? चोल राजाओं ने। किसने बनवाया? चोल राजाओं ने। शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे? धर्माधिकारी। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। नैनार कौन होते थे? जो शिव जी के उपासक थे। अलनार जो कि विष्णु जी के उपासक थे। अंडाल जो कि विष्णु भक्त महिला होती थी उसको कहते थे। सरिया, हरी जजिया एक धार्मिक कर होता थे। सूफी कौन थे? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किताबुल हिंद पुस्तक की भाषा और उसके लेखक कौन है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है इब्न बतूता के बारे में। रिहला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? भारत कब आए?
बर्नियर मुगलकालीन नगरों को क्या कहा करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 7 के चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य मोस्ट है, जो कि स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। विठ्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565 में। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? तो यह था तुल्लव राजवंश। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो विद्वान शासक हुआ वो कौन सा था? कृष्णदेवराय। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने की थी? कोलिन मैकेंजी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336 में। गोपुरम का संबंध किस मंदिर से है? गोपुरम जो होता था वो मंदिर का कौन सा भाग कहलाता था? तो गोपुरम कहलाता था। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? अमुक्त वल्लभ करत्ती के जो लेखक हैं वो कौन हैं? विजयनगर साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो रत्न, वस्त्र, मसाला सभी के लिए। तालीकोट जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं, विजयनगर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे राम राय। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? अमर नायक। एक जो राजनीतिक विशेषता होती थी उनकी, वो कौन सी थी? अमर नायक की। इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? आपको पता होगा कि अकबर के नवरत्नों में 9 विद्वान थे जो कि अलग अलग विभागों का कार्य देखते थे, जिसमें से भू राजस्व का काम कौन देखते थे? टोडरमल। अरघट क्या था? तो इसमें से एक विशेष प्रकार का वस्त्र था, या तोड़ने का यंत्र, या पानी उठाने की तकनीक, या लड़ने का। अकबरनामा किसने लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरघट क्या होता था? तो अरघट होता था पानी को उठाने की तकनीक। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने। मुगल काल में जिन मनसबदारों को जागीर के स्थान पर नकद वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहते थे? नकदी कहा जाता था उनको। जमींदारों को दी जाने वाली जो व्यक्तिगत जमीन होती थी वो क्या कहलाती थी? मिल्कियात। मुगल काल के समय प्रयुक्त हुआ रैयत जो शब्द था, मुजरियान या रैयत, वो किसके लिए था? किसान को कहा जाता था रैयत। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। मुगल काल के पंचायत का जो मुखिया होता था वो मुकदम या मंडल कहलाता था। अफ्रीका व स्पेन में कौन सी फसल भारत आई थी? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था वो कौन सी कहलाती थी? पोलज। आईने अकबरी मनसबदार कौन होते थे? तो मुगल अधिकारी होते थे। पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासन काल में करवाई गई? शासनकाल में शाहजहां। कौन सी नकदी फसल हुआ करती थी? कपास। मुगलों द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? पेशकश। मुद्रा की फेरबदल करने वाले को क्या कहा जाता था? सराफ। वह जमीन जहाँ कभी 4 से 5 साल तक बिना बोए रहती या खेती नहीं की जाती थी उसको कहते थे चच्चर। मुगल काल के राजकीय कानूनों का पालन कराने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमीन। इस चैप्टर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण मनसबदार व्यवस्था क्या थी? खुद कास्त और पाही कास्त कौन होते थे?
जजमानी व्यवस्था, बटाई प्रणाली, मंजिले आबदी, भू राजस्व प्रणाली, छोटे गणराज्य, जमा और हासिल, दाहिन एको, 9 के चैप्टर से बनेंगे। दाहिन एको, संथाल कौन थे, स्थायी बंदोबस्त क्या था, झूम करशी क्या थी, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, सूर्यास्त विधि क्या थी, भांड पात्र हुआ करता था एक। इनको अब पूरी तरह से हल, अगर आपको आंसर चाहिए तो शेखावाटी मिशन में ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताते हुए हल करवाए हैं, और उसमें पूरी तरह से हल है अपना वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का PDF है वो, और वो डाला हुआ है आपके लिए। 10 के चैप्टर से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण से किया था। अफ्रीका से वापस कब लौटे, 1915 में। महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तो इंग्लैंड गए थे गांधी जी, किस में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन में हुए थे जिसमें अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिया, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। प्रथम पूर्ण स्वराज्य की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ये नमक आंदोलन ही है। 1930 में पूना समझौता। 1932 में किसके मध्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। गांधी जी की जीवनी के लेखक, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों स्थगित कर दिया था, क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पे जो हिंसा हो गई थी, गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, और वहाँ पे एक थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जल गए थे उसमें। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कब और कहाँ, ये हमने बात ऊपर कर ली। उपाधि, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। 11 का जो चैप्टर है वो हमारी 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति का विप्लव कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये मेरठ की छावनी से हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर, जिनको कहते बहादुर शाह द्वितीय। सहायक संधि किसने लागू की थी, 1857 का गदर कब प्रारंभ हुआ, 10 मई 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन नाना साहिब ने 1857 की क्रांति के समय कहाँ निर्वासन बिताया था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये मोस्ट है, लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजों द्वारा अवध को कब 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कहाँ निर्वासित किया गया। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, हजरत महल ने, कुंवर सिंह। इससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये पर्सन, ये गिलास एक फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का स्वयं को परीक्षण कीजिए, क्योंकि अवध पर आरोप लगाकर डलहौजी ने हड़प लिया था, तो उससे पहले ही डलहौजी ने इस अवध के बारे में ऐसे शब्द कहे थे कि एक दिन ये हमारे ही कंट्रोल में आ जाएगा। 1857 का विद्रोह सुनियोजित था, अपने शब्दों में तर्क दीजिए। सहायक संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंग्रेज अवध पे अधिकार क्यों करना चाहते थे, क्योंकि अवध एक ऐसी जगह थी
जहाँ की भूमि उपजाऊ थी और ये व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत उपयोगी था। भारत का संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत अधिक है, ये कथन किसने कहा था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। भारतीय संविधान कब बनकर पूर्ण हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू। कब रखा गया? तो ये था 13 दिसंबर को 1946 को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में कुल कितने सत्र? ऊपर देख लिया हमने। धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? प्रस्तावना। पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत का एक मानचित्र होगा आपके सामने और उसमें आपको ये स्थान है, ये भरने होंगे जगह। तो ये जो जगह है ये क्रांति से संबंधित है, ये अपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा, दिल्ली, जयपुर, ये आंदोलन से संबंधित है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो 2-3 चैप्टर हैं जो आपके मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये शेखावाटी मिशन में मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट करवाया हुआ है, उस पर बहुत मेहनत की है आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तु कौन सी थी? तो ये आपको पता ही है, मोहर है। ये हमने कर लिया, अभी किया विजयनगर साम्राज्य। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950। अवध में सहायक संधि कब लागू हुई? मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण केंद्र पाटलिपुत्र। ऊपर हम सब प्रश्न कर चुके हैं, वो ही प्रश्न है ये। अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हैं, 2 मॉडल पेपर दिए गए हैं और इनको हल करने के बाद, शेखावाटी मिशन करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी मार्क्स है वो कटेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 में से 100 आपके मार्क्स आएंगे और मैंने आपकी मेहनत को 4 चांद लगाने के लिए पूरा प्रयास किया है, पूरा आपको मार्गदर्शित किया है कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। और इसी प्रयास में मैंने अपना कीमती समय आपके को समझाने में, आपको तैयारी को मजबूत करने में लगाया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, मॉडल पेपर, शेखावाटी मिशन के मॉडल पेपर भी आपको करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। खुद भी बढ़ें और दूसरों के बढ़ने में मदद करें, ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।